2021 के बजट से अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं वे प्रकट करने लगे हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नौकरी और रोजगार के संबंध में क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, सरकार क्या कर सकती है उस विषय में। यह बात करना आवश्यक भी है क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के डाटा के अनुसार दिसंबर 2019 की तुलना में दिसंबर 2020 तक लगभग 1.5 करोड़ कम लोगों के पास रोजगार था। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच कई लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, कई ने अपने रोजगार के साधन खोए हैं। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है वह बात करते हैं। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे तो उसके साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते रहेंगे और 8% से अधिक यदि जीडीपी की वृद्धि दर रहे तो रोजगार की समस्या नहीं होगी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है और हमने देखा है कि आर्थिक विकास होता तो है लेकिन वह पूंजी निवेश और तकनीकी आधार पर होता है और वह रोजगार में परिवर्तित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसे में इस आर्थिक विकास को रोजगार में कैसे परिवर्तित किया जाए वह सरकार की चुनौती है। सबसे पहली चीज जो की जा सकती है वह यह है कि रोजगार सृजन करने वालों को सब्सिडाइज किया जाए। सब्सिडी के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए जो रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरी चीज ये की जा सकती है कि कई सारे रोजगार मांग पर आधारित होते हैं क्योंकि वे उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं पहुंचाते हैं और मांग तभी बढ़ेगी जब लोगों के हाथों में पैसा हो। इसके लिए पिछले वर्ष भी हमने देखा कि ईपीएफ की लिमिट बढ़ाई गई थी और इसी प्रकार अन्य इंश्योरेंस कॉस्ट जैसी जो सोशल कॉस्ट होती हैं उन्हें घटाकर लोगों के हाथों में अधिक से अधिक पैसा दिया जाए ताकि उपभोक्ताओं की मांग पर जिन लोगों का रोजगार आधारित है वह उन्हें मिल सके। तीसरी चीज जो की जा सकती है वह यह है कि विशेष रूप से लेबर इंटेंसिव उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। लेबर इंटेंसिव यानी श्रम आधारित चीजें जहां पर अधिक से अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है जिससे रोजगार की वृद्धि होगी। यह कैसे किया जा सकता है? जब भी कोई नई कंपनी किसी नए कर्मचारी को ले तो उसकी जो लागत बढ़ती है वह कम से कम बढ़ सके, ऐसी नीतियां सरकार को लानी होंगी। उससे ये कंपनियां प्रोत्साहित होंगी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए। चौथी चीज जो है वह है कि उन क्षेत्रों के लिए जहां पर विशेष रूप से कोरोना महामारी का प्रभाव पड़ा है, जैसे उपभोक्ताओं से संबंधित कुछ क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी को सबसे ज्यादा झेला है और अब भी ये उठ पाने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों की ओर से भी मांग उठ रही है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि विशेष फंड इन क्षेत्रों को आवंटित किए जाए और साथ ही टीसीएस से इन्हें मुक्ति मिले, ऐसी भी मांग वे उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार इन क्षेत्रों के लिए क्या विशेष अनुदान लेकर आ सकती है वह देखना होगा। पांचवी चीज है कृषि से संबंधित। कृषि में भारत के 45 से 50% लोग काम करते हैं लेकिन वह जीडीपी का मात्र 15-16% हिस्सा बनाता है। ऐसे में जीडीपी से 3 गुना अधिक लोग वहां काम कर रहे हैं तो यह जो कार्यबल है उसका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा है। इसका उपयोग किसी और क्षेत्र में किया जा सकता है। साथ ही सरकार का जो उद्देश्य है कि कृषि के क्षेत्र में आय दोगुनी की जाए तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को आधा कर दिया जाए और जो बचे हुए लोग हैं उन्हें शहरी क्षेत्रों में लाया जाए जहां पर वे अन्य उद्योगों से जुड़कर काम कर सके और कृषि की जो लैंड होल्डिंग्स है, जो काफी छोटी छोटी भूमि है, उनको लीज पर या बेचने पर एक प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए ताकि बड़ी भूमि पर खेती करके प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाया जा ही सके और साथ ही जो लोग छोटी छोटी भूमि पर आश्रित हैं और अपनी जो सुविधाएं हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनके पास एक विकल्प हो कि वे दूसरी जगह जाकर कोई दूसरा रोजगार खोज सके। ऐसे में शहरीकरण बढ़ेगा और शहरीकरण के सहयोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास आवश्यक हो जाएगा। 2 और ट्रेंड मैं यहाँ बताना चाहूंगी। एक तो यह है कि कोरोना महामारी में जो नौकरियां गई उनमें से 50% लगभग नौकरियां महिलाओं की गई, जबकि भारत में वे कार्यबल का मात्र 11% हिस्सा बनाती हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा उन पर प्रभाव पड़ा। ऐसे में यदि आर्थिक विकास को वापस लाना है तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा और उनके मार्ग में जो बाधाएं हैं, जैसे चाइल्ड केयर से संबंधित बाधा के कारण कई सारी महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं, उसको सुलझाया जा सकता है। औपचारिक रूप से कुछ सुझाव ऐसे भी आते हैं कि उन्हें टैक्स में किसी प्रकार की छूट दी जा सकती है और इसी प्रकार से उन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है।
दूसरा ट्रेंड जो मैं बताना चाहूंगी वह यह है कि व्हाइट कॉलर जॉब्स में सबसे ज्यादा रिकवरी देखी गई है, जिसे वी शेप रिकवरी कहा जा सकता है, जो एकदम से बढ़ी है। और विशेषकर लिंक्डइन का एनालिसिस करके हम पाते हैं कि डाटा एनालिसिस, डिजिटल कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ई कॉमर्स, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जैसी चीजों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और इन्हें सरकार प्रोत्साहित कर सकती है और ये अपने आप भी फल फूल रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रोजगार को बढ़ावा दे सकता है। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तब लोग अधिक से अधिक निवेश करेंगे और उस स्थान पर अपना उद्योग चलाना चाहेंगे, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए दो चीजें करनी सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर और अनुबंध प्रवर्तन, कानून प्रवर्तन, इसमें सुधार। इससे यह होगा कि लोगों की बाधाएं कम होंगी और वे बिजनेस पर अधिक ध्यान देंगे और रोजगार उत्पन्न होगा। ऐसे हम पाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एक केंद्र बिंदु बन जाता है सभी प्रकार की चीजों का, क्योंकि हम जो गांवों से शहरों में श्रम लाने की बात कर रहे हैं उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास आवश्यक होगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी। और साथ ही जो श्रम आधारित उद्योग है वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जिनमें कम कौशल होता है वो भी काम कर सकते हैं। और ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से सभी समस्याओं के समाधान का केंद्र बनता जा रहा है और इसके विकास के साथ रोजगार के अन्य क्षेत्र भी खुलेंगे, रोजगार के अवसर भी बनेंगे और जिन लोगों को इन इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वे भी इसके सहारे से फल फूल सकेंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।